बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लेक्चर 39 कंडक्ट प्रोक्योरमेंट एंड चैप्टर है प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का चैप्टर 12। कंडक्ट प्रोक्योरमेंट जैसे इस नाम से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये एग्जीक्यूशन जब हमारी स्टार्ट हो गई, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में ये प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है, ये कंडक्ट है। प्लानिंग में हमने तकरीबन 2 लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, उसके कॉन्सेप्ट्स जो थे, उसके जो की पॉइंट्स थे उनको हमने डिस्कस किया। यहाँ पे अब हम कंडक्ट, अब प्रोक्योरमेंट्स हमारी शुरू हो गई। हम अभी क्या करने जा रहे हैं उसको हम यहाँ देखेंगे। इनपुट टू टेक्निक आउटपुट्स हैं ये इसके। एक चीज़ जैसे अभी आपको अंदाज़ा हो गया होगा काफ़ी हद तक, जब हम कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे, तो ये कॉस्ट बेस लाइन ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी प्रोक्योरमेंट में, यही हमें डायरेक्ट करेगी परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोक्योरमेंट के लिए। क्योंकि हमारे देख, जैसे हमने बताया, हमारे पास एक स्पेसिफिक बजट है, जो स्पेसिफिक कॉस्ट है, हमने कॉन्ट्रैक्ट्स में डिटेल में से बात की है, हमने उसी के तरीके से चलना है प्रोक्योरमेंट को लेकर। प्रोक्योरमेंट हमारी लिमिट से ज़्यादा ना हो जाए या काफ़ी पीछे ना है, जो क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ करते हुए, स्कोप को कंप्रोमाइज़ करते हुए, मेरे बजट सेविंग, कॉस्ट सेविंग के चक्कर में हम अपने क्वालिटी को ना कंप्रोमाइज़ कर जाएं, कहीं पर कोई कहीं स्कोप के से रिलेटेड कोई काम, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इग्नोर ना कर दें। और भी पैरामीटर्स हैं अदर देन द कॉस्ट। तो जैसे मैं बताया कि कॉस्ट ही हमें गाइडलाइन यहाँ पर दे रही है प्रोक्योरमेंट को कंडक्ट करने के लिए। हमारे पास एक बजट है, हम उसको भी, अपने सेलर को भी प्रोटेक्ट करेंगे। हम सिर्फ अपने कंसर्न को हमने सेफ नहीं करना, अपने अपने सेलर को भी सेव करना है। अभी हम आपको और भी इंटरेस्टिंग बात यहाँ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, कि इससे क्या मतलब था। स्केजल हमारे पास, डेफिनेटली हमने यहाँ पर स्केजल को देखना है। ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट प्लान डिवेल्प हो चुका है, हमने अपने स्केजल पर, अपने कॉस्टिंग पे, अपने प्रोजेक्ट पे हमने इंटरनली काफ़ी अच्छे से काम कर लिया है। अब हम डिपेंड होने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के, सेलर के ऊपर डिपेंड करना चाह रहे हैं। तो हमने अपने स्केजल को ऐसे एडजस्ट करना है, जैसे चेंज रिक्वेस्ट में लास्ट टाइम हमने इन दोनों चीज़ों को एडजस्ट कर लिया था अपने प्रोक्योरमेंट को देखते हुए, कि हमने कुछ काम आउटसोर्स करना है, तो उसकी कॉस्टिंग, उसका टाइम फ्रेम मैंने अपने प्रोजेक्ट में अब एडजस्ट कर लिया। लेकिन मैंने उसी को फॉलो करना है, कंडक्ट क्योंकि एग्जीक्यूशन में आ रहा है, तो अब मैंने उसी को लेके चलना है। अब मैंने सेलर को उस पर फोर्स करना है कि जो चीज़ हमने आपको बताई है, जो डॉक्यूमेंट में लिखी है, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दी गई है, आपने उसी पर चलना है। इससे अगर लेफ़्ट राइट वेरिएट करेंगे तो आपको भी लॉस होगा, मुझे भी लॉस होगा। लेसन लर्न प्रीवियसली देखा जाएगा कि पिछले सेलर्स के साथ हमें क्या क्या प्रॉब्लम थी, किस किस एरिया को लेकर प्रॉब्लम थी, वजह क्या थी, उसका रिजोल्यूशन क्या हुआ, कौन से आर्बिट्रेटर्स ने अच्छे से काम किया, हमारे पास कौन से कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स ने अच्छे से काम किया, सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट पे जाना चाहिए, डिसेंट्रलाइज पे जाना चाहिए। ये सारी बातें हमारे लेसन लर्न से मिल जाती हैं। कंडक्ट में सबसे पहले हमने एक इसका एक कुछ स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं कि अपने प्रोक्योरमेंट शुरू कैसे करनी। शुरू हमारी होती है एडवर्टीजमेंट से। एडवर्टाइजमेंट से, देखिए, कॉस्टली प्रोसेस है, नॉट ओनली कॉस्टली बट आल्सो इट इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम। हमें ये बात का तो पता नहीं था कि अब सेलर मुझे कितने टाइम में रिस्पांस देते हैं। हमने बिडिंग, अपने को जो डॉक्यूमेंट्स थे, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स थे, उनको एडवर्टाइज़ किया। अब देखिए, अगर मैं सेलर की साइड पर हूँ, अब मैं दूसरे आस्पेक्ट्स आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ। मैं हूँ सेलर का प्रोजेक्ट मैनेजर। अब सेलर ने देखा, लास्ट टाइम मैंने इन लोगों के साथ काम किया था, XYZ कंपनी के साथ, इन्होंने मुझे बहुत तंग किया था पेमेंट को लेके, काम को लेके, और बहुत तंग किया था मुख्तलिफ आस्पेक्ट से। अब वो हेजिटेट कर रहे हैं, उनके अंदर एक सम सॉर्ट ऑफ हेजिटेशन है, आपको रिस्पॉन्स जल्दी नहीं दे रहे या सही से नहीं दे रहे। तो अल्टीमेटली लॉस किसे होगा भी मुझे बताइए। तो डेफिनेटली बायर के प्रोजेक्ट मैनेजर, उनको लेट हो रहा है, नॉट ओनली लेट हो रहा है, उनको क्वालिटी वर्क की ऑफ़र नहीं आ रही कहीं से। अगर आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके आस्पेक्ट से, तो ये प्रॉब्लम अल्टीमेटली आपको होगी। तो जो भी आप प्रोक्योरमेंट करें, उसमें दोनों पार्टी के इंटरेस्ट को वैल्यू दीजिए, उनके उनका ख्याल रखिए, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। एक की पॉइंट मैंने आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाया, एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि आपने उनके कंसर्न को, उनके इंटरेस्ट को डैमेज नहीं करना। ये हमारा कतई मकसद नहीं होता नेगोशिएशन में, सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया में, वेटिंग सिस्टम में, ये हमारा कतई कंसर्न नहीं होता। अगर रीज़नेबल जो प्रॉफिट है, रीज़नेबल इंसेंटिव्स हैं, लॉजिकल कुछ उनको बनता है, तो डेफिनेटली उनको दीजिए,
उसको रोक कर आप काम मत लीजिए। मोस्टली हमारे एरियाज़ में ये देखा गया है कि सेलर्स को तंग किया जाता है, इंसेंटिव्स को, प्राइसिंग को कॉस्ट लेके उनके बिल को रोक लिया जाता है उस पर, तो लेटर ऑन फिर ये हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। एडवर्टीजमेंट के बाद जो सेलर की साइड से प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनको प्रिक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई क्वेश्चंस होते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती रिटर्न फॉर्म में, ये डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो क्लियर करना चाह रहे हैं। तो क्लियर करने के लिए हमारे बायर एक अपॉर्चुनिटी देते हैं एक कॉन्फ्रेंस की, जिसे बिडर कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, वेंडर कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, प्री बिड कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं इसके लिए। इसमें क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं ओपनली। देखिए 1 to 1 कोई चीज़ नहीं होगी, ये याद रखिएगा, ये ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। उसके बाद ये सारे मिनट्स नोट करके सारे सेलर्स को ईमेल की दी जाती है, सबमिट किया जाता है। यही बात हुई है, 1 to 1 किसी के साथ डील मत कीजिएगा, ये एक गलती हो जाएगी आपसे। ये चीज़ सबके सामने होगी, क्वेश्चन आंसर। इससे फ़ायदा बायर को क्या होगा, कोई ऐसा पॉइंट जो वो भूल गया था, जो मिस कर गया था, यहाँ पे उसके लिए भी प्लस पॉइंट है। तो ये एक अच्छी चीज़ रह जाती है, नॉट ओनली फॉर सेलर बट आल्सो फॉर द बायर, कि कोई चीज़ मिस है तो वो अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर लेता है। फिर प्रोपोज एवुलेशन होती है, अगेन क्वेश्चन आंसर सेशन। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग, वेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो वेटिंग सिस्टम को देखते हैं कि हम वेटिंग सिस्टम कैसा होता है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है। सेलर है ए, ये एक सेलर है, हमने कुछ क्राइटेरियाज रखे हैं। नंबर ऑफ़ ईयर्स इन बिजनेस, कितना वेट रखा 5, इस बंदे को हमने कितने पॉइंट देने हैं इन रेंज ऑफ 1 to 100, मैंने इसको 50 दे दिए, तो 5% ऑफ 50 हमारे पास जो वैल्यू आई। अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड्स 25% वेट है, इस बंदे को कितने वैल्यू मिले, जो पॉइंट इसको मिले ऑन द बेस ऑफ हिज रिस्पॉन्स, इसका रिस्पॉन्स जो दिया इसने उसके बेस पे हमने इसको कुछ मार्क्स दिए हैं, मल्टीप्लाई किया, कुछ आंसर आया। प्राइस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कितने परसेंट वेट करती है मेरे काम को लेकर, इसको कितने पॉइंट मिले, उसकी हमने परसेंटेज निकाली। तो टेक्निकल एबिलिटी को हमने कितने पॉइंट दिए, इतने, इसने कितने अचीव किए, इतने पॉइंट्स। देन हियर वी गो फाइनली, इस सेलर ने कितने अचीव किए हमारे पास 52 जो इसने वैल्यू। तो इसी तरह ईच एंड एवरी सेलर के साथ को हम कुछ वेटिंग सिस्टम के साथ कुछ वैल्यू देंगे, कुछ पॉइंट्स देंगे। तो जब हम किसी सेलर को सेलेक्ट करते हैं तो एक बात याद रखिए, हमारे पास एक ग्राउंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई बेस होनी चाहिए, आपने किस बेस पर इस सेलर को सेलेक्ट किया है। इससे लेकर काफ़ी प्रैक्टिकली और नॉट ओनली थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली काफ़ी क्वेश्चन रेज होते हैं। आपने ये सेलर क्यों सेलेक्ट किया था, आपका इनके साथ पहले से रिलेशन था आपके साथ, तो एक बेस होनी चाहिए हमारे पास कि हमने किस बेस पर, और बहुत ट्रांसपेरेंट और क्लियर रखेंगे हम ये सिलेक्शन प्रोसीजर। अदर देन सोल और सिंगल नॉन कम्पिटिटिव टाइप ऑफ प्रोक्योरमेंट, अगर ये सिंगल या सोर्स है तो फिर हम लायबल नहीं, हमारी मर्ज़ी हम जिसे सेलेक्ट कर लें। लेकिन अगर पब्लिक है, ओपन है, हमने सबको एडवर्टाइज़ किया है, डेफिनेटली आपके सेलर्स पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, आपको टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, आपने उसको डिसअपॉइंट नहीं करना, उनको साथ लेके और एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया हम रखेंगे। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने पहले भी बात की कि हम उसको देखते हुए हमने अपने सेलर सेलेक्ट करना है। इंडिपेंडेंट एस्टीमेट्स, जैसे इस पर हमने पहले भी बात कर ली पिछले लेक्चर में, उसको सामने रखते हुए हमने इसको देखना है वैल्यू, अपने जो प्रोस्पेक्टिव सेलर हैं उसकी परफॉर्मेंस को हम जज करेंगे। प्रेजेंटेशन ली जाती है, आपने जो प्रपोजल सबमिट किया है वो कुछ हद तक हमें समझ आ गया, लेकिन कुछ हम समझना चाह रहे हैं, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन की भी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। सबसे पहले बिडर कॉन्फ्रेंस होगी, क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा इसमें। तो प्रेजेंटेशन में हम सेलर को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम खुद समझने की कोशिश करते हैं वो ये काम करेगा कैसे, उसमें कुछ जो की पॉइंट्स हैं, जो चीज़ एम्बिग्विटीज से हम खुद भी क्लियर करेंगे अपने एंड से, और सेलर से भी पूछेंगे आया कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो कहीं नहीं हो रही। डेफिनेटली 100% हम कोई बात किसी को नहीं समझा सकते, नीदर इन वर्बल नीदर इन रिटन, तो बट वी ट्राई टू कंक्लूड to the very specific point with the help of negotiation and with the help of presentation and along with question answer session। हमने उस पॉइंट पे आना है कि हम अच्छे तरीके से उसको समझा लें कि हमने करना क्या। फिर नेगोशिएशन होती है। नेगोशिएशन देखिए यूजुअली हमारे
जो प्रिक्योरमेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं वो मोस्टली फोकस करते हैं प्राइसिंग पे, कॉस्ट पे। यार अपनी प्राइस थोड़ी कम कीजिए, लेकिन पीएमआई के एस्पेक्ट से याद रखिएगा, प्राइसिंग पे, कॉस्टिंग पे कोई बात नहीं होती। ये बात होती है रिलेशनशिप के लिए, गुड वर्किंग रिलेशनशिप के लिए, अपने काम को अच्छे से समझाने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कराने के लिए। ये बात समझ लीजिए यहाँ पे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रैक्टिकली देखा गया नेगोशिएशन में मेन फोकस होता है प्राइसिंग को लेकर, कॉस्टिंग को लेकर, यार थोड़ी प्राइस कम कर लें, यार थोड़ा सा यूं कर लें वहाँ पे। लेकिन पीएमआई कहता है ये नेगोशिएशन रखिए अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सेलर के साथ। अल्टीमेटली अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो आप ही के प्रोजेक्ट को फ़ायदा होगा। ये की पॉइंट है, ये याद रखिएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन मोस्टली यही रिकमेंड किया जाता है, आप कॉन्ट्रैक्ट यूज़ कीजिए अदर देन। वो कॉन्ट्रैक्ट्स हमको हमें क्या फ़ायदा पहुंचाता है, मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट से देखिए, इसमें हमारे पास रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन हो जाती है, लीगल बाइंडिंग है दोनों पार्टी में, दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको उसको फुलफ़िल करने के लिए। हमारे रिस्क मैनेजमेंट पे हमने डिस्कस किया, ये रिस्क एलोकेशन और मिटिगेशन में एक बहुत बेस्ट टूल है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का, दोनों पार्टीज़ में बाउंड हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उसके बाद हमने सेलेक्ट किया अपने सेलर को। इस सेलर के बाद कुछ चेंज रिक्वेस्ट अगेन आएंगी कंडक्ट प्रोक्योरमेंट, जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं, नेगोशिएशन से, क्वेश्चन आंसर सेशन से, प्रेजेंटेशंस थे, हमारे पास रिस्पांस जो हमारे पास फीडबैक आया सेलर से, उसको सामने रखते हुए हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स, प्रोजेक्ट अदर जो मैनेजमेंट प्लान्स हैं उनको अपडेट करना है। चेंज रिक्वेस्ट इसके आखिर में एज अ आउटपुट इस प्रोसेस के आती हैं और उसको हम एडजस्ट करेंगे इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसीजर से। थैंक यू सो मच। ये था कंडक्ट प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस। नेक्स्ट हम जो प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल प्रोक्योरमेंट को। थैंक यू सो मच।